हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास के अंदर। बेटा फटाफट फटाफट आपको हम पूरी फिजियोलॉजी में जो भी इंपॉर्टेंट मैक्सिमम क्वेश्चन तो आपको पिछले क्वेश्चनों में करवा दिया था। जो क्वेश्चन बच गए वो आप फटाफट फटाफट आपको रिवीजन करवा देंगे। क्वेश्चन नहीं है बेटा, हमने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की है। इसमें कोई क्वेश्चन टाइप का कोई नहीं है, थोड़े बहुत क्वेश्चन है, बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजों को एक साथ लिखा हुआ है पीछे। तो वीडियो को एंड तक देखना है, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं है। रक्त के लिए सही है तो बेटा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की सामान्य पीढ़ी बिल्कुल सब सभी सही है। बता रक्त की जो रक्त क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। और एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि रक्त की पीएच कितनी होती है, तो बेटा रक्त की पीएच कितनी होती है, 7.4 पीएच होती है, ठीक है। मतलब 7.4 क्या हो गई, पीएच होती है, ठीक है। और रक्त का लाल रंग क्यों होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। चलो आगे फटाफट फटाफट करवाएंगे बेटा। ऐसे मान लो इतनी स्पीड से तो आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। सही कथन कौन सा है, ठीक है। तो फटाफट बताओ, इसमें सही नहीं गलत कथन पूछा बेटा, गलत कथन कौन सा है, ठीक है। आरबीसी और प्लेटलेट में केंद्रक की उपस्थिति, आरबीसी और प्लेटलेट में केंद्रक वह सभी स्तनधारियों में अनुपस्थित होता है। लेकिन पक्षियों के अंदर क्या है, आरबीसी के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है और प्लेटलेट के अंदर भी केंद्रक पाया जाता है। ये बात ध्यान रखना, इसमें स्तनधारियों में, ठीक है। ये आरबीसी में भी केंद्रक अनुपस्थित होता है और प्लेटलेट में भी, लेकिन पक्षियों में आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, प्लेटलेट में भी केंद्रक पाया जाता है। अगर बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि बेसोफिल के केंद्रक का आकार, तो बेटा ये कथन क्या है, गलत है। गलत कथन कौन सा हो गया, बी। क्यों, क्योंकि बेसोफिल में केंद्र का आकार कैसा होता है, एस आकार का होता है बेटा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि बेसोफिल में केंद्र का आकार, तो बेटा बेसोफिल में एस आकार का केंद्रक होता है। फिर एक घोड़े की नाल का आकार का केंद्र किस में होता है, तो बेटा मोनोसाइट होती है। तो मोनोसाइट के अंदर क्या है बेटा, घोड़े की नाल के आकार का केंद्रक होता है, ठीक है। घोड़े की नाल होती है ना, उसके आकार का केंद्र किस में होता है, मोनोसाइट के अंदर होता है। अगला क्या है, प्लाज्मा सेल में केंद्र का आकार अगर एग्जाम में आ जाए तो बेटा गाड़ी के पहिया होता है ना, उसका जैसा केंद्र होता है। जो पहले गाड़ी चलती थी ना, बैलगाड़ी, उसमें वो धारियां धारियां ऐसी होती थी, वैसा क्या होता है, प्लाज्मा सेल का केंद्रक होता है। और बेटा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि रूमंती जानवर, पोल्ट्री, सुअर में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी कौन सी है, तो रूमंथी जानवर में और पोल्ट्री में, सुअर में सबसे ज्यादा लिम्फोसाइट पाई जाती है बेटा। ध्यान रखना, न्यूट्रोफिल नहीं पाई जाती। न्यूट्रोफिल घोड़े में और कुत्ते के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी कौन सी पाई जाती है, तो घोड़े और कुत्ते के अंदर तो न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा पाई जाती है। लेकिन बेटा रूमंथी जानवर है, पोल्ट्री है और सुअर है, इसके अंदर कौन सी पाई जाती है, लिम्फोसाइट। बेटा कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना इससे, न्यूट्रोफिल मत कराना इसका, ठीक है। अगला, जानवर की सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है जानवर के अंदर, तो बेटा जानवर के अंदर सबसे छोटी रक्त कोशिका हो जाएगी प्लेटलेट, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और आरबीसी। तो बिल्कुल बेटा सही कह रहे हो आप, इसका क्या चला जाएगा, जानवर की सबसे छोटी रक्त कोशिका कौन सी है, प्लेटलेट। और अगर बेटा एग्जाम में पूछ लें कि जानवर की सबसे बड़ी रक्त कोशिका, तो सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है, मोनोसाइट, ठीक है। सबसे छोटी पूछे तो प्लेटलेट है जानवर की, और सबसे बड़ी रक्त कोशिका कौन सी है, मोनोसाइट। अगला, सही मिलान नहीं है, ठीक है। तो आपको मैं पहले बता दूं कि सही मिलान कौन सा नहीं है, पहला नहीं है सही मिलान। क्यों, बेटा पालतू जानवर में सबसे बड़ी आरबीसी किसके अंदर मिलती है, तो बेटा सबसे बड़ी बकरी के अंदर नहीं मिलती। बकरी के अंदर क्या मिलती है, पालतू जानवर में सबसे छोटी आरबीसी किसके अंदर होती है, बेटा बकरी के अंदर होती है। और सबसे बड़ी आरबीसी किस में होती है, कुत्ते में। बेटा दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एग्जाम आ जाए, पालतू जानवर में सबसे बड़ी आरबीसी तो होती है बेटा कुत्ते में, और सबसे छोटी आरबीसी किस में होती है, बकरी में। अगला क्या है, रक्त में आरबीसी की संख्या कम होना और हीमोग्लोबिन की मात्रा का कम होना। बेटा आरबीसी कम हो जाएगी ना, तो हीमोग्लोबिन भी अपना आप ही कम हो जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को अपन एनीमिया बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आरबीसी भी कमी आ जाए और हीमोग्लोबिन की भी कमी आ जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का यूरिन में आना ये बहुत बार अपन पढ़ चुके, बहुत रोगों का लक्षण था, ये मेडिसिन में पढ़ा था, हीमोग्लोबिन यूरिया बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना, देखो अगर आरबीसी का यूरिन में आना तो बोलते हैं उसको हिमेचूरिया। क्या बोलते हैं, अगर आरबीसी पेशाब के अंदर आ रही है तो उसको तो क्या बोलेंगे अपन, हिमेचूरिया बोलेंगे। और अगर हीमोग्लोबिन यूरिन में आ रहा है, हीमोग्लोबिन पेशाब में आ रहा है, तो हीमोग्लोबिन यूरिया इसको बोलते हैं। कंफ्यूजन नहीं होना दोनों में, कहीं एक दूसरे का उल्टा करे हो, ठीक। अगला, निम्न में से सही मिलान है किसके लिए, आरबीसी के नष्ट होने के स्थान पे, कि आरबीसी कहां नष्ट होती है उसके बेसिस पे। पालतू जानवरों में अस्थि मज्जा के अंदर, पक्षियों में यकृत के अंदर, मानव में स्प्लीन के अंदर, और चौथा सभी। तो बेटा इसका सभी सही है। देखो पालतू जानवरों में आरबीसी कहां नष्ट होती है, अस्थि मज्जा में, ठीक है। और पक्षियों में आरबीसी कहां नष्ट होती है, यकृत में, यानी कि लीवर में, पक्षियों में।
और मानव में स्प्लीन में। बेटा स्प्लीन मत कराना, प्लीहा मत कराना, आंसर आप तुरंत फटाफट प्लीहा कर दोगे। बेटा प्लीहा तो किसमें, मानव में आरबीसी नष्ट होने का स्थान है। बेटा अगर पालतू जानवरों में और पक्षियों में पूछना तो अलग है, पालतू जानवरों में है अस्थिमज्जा और पक्षियों में क्या है, यकृत। तो बेटा ये कंफ्यूजन वाली चीजें आपके लिए लेके आया हूं, कंफ्यूजन नहीं होना बिल्कुल भी। बेटा सही मिलान है, तो बेटा इसके छठा का क्या है, सभी के सभी मिलान क्या है, सही है। क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि संक्रमण को सर्वप्रथम लड़ने वाली डब्ल्यूबीसी, अगर कोई भी इन्फेक्शन हो गया ना उससे सबसे पहले कौन सी डब्ल्यूबीसी उससे लड़ेगी, तो बेटा न्यूट्रोफिल है ना, वो संक्रमण में सबसे पहले लड़ने वाली डब्ल्यूबीसी है। और अगर बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि एलर्जी और परजीवी से लड़ने का कार्य किसका है, अगर एलर्जी हो जाए या कोई परजीवी है ना, उसकी लड़ने की क्षमता या लड़ने का कार्य किसका है, इयोसिनोफिल का। ठीक है, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ जाए इयोसिनोफिल कर देना एलर्जी और परजीवी से लड़ने का कार्य के लिए। अगर एग्जाम में जाएगी हिपेरिन और हिस्टामिन का श्रावण किससे होता है, तो बेटा हिपेरिन का जो क्या है एक, अरे बेटा एंटीकोएगुलेंट है ना प्राकृतिक, तो हिपेरिन और हिस्टामिन क्या है, ये किससे स्रावित हो रहे हैं, बेसोफिल से स्रावित होते हैं। अगला बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूं ना फटाफट आपको रिवीजन करा दूंगा। विभिन्न अंगों में पाई जाने वाली मैक्रोफेज के लिए सही खतरा, बेटा सारी की सारी मैक्रोफेज सही है। मैं आपको एक तरीके से रिवीजन के लिए लेके आया हूं ये कि यकृत में कौन सी मैक्रोफेज पाई जाती है, साथ साथ बोलते रहो बेटा मेरे, कुफर सेल। यकृत में कौन सी मिलती है, कुफर सेल मिलती है। अगर पूछ ले एग्जाम में कि फेफड़ों में कौन सी मैक्रोफेज मिलती है, तो बेटा डस्ट सेल बोलते हैं उसको, एल्वियोलर सेल भी बोलते हैं। तो डस्ट सेल्स या एल्वियोलर सेल, धूल फेफड़ों में जाएगी ना तो धूल याद रख लेना बेटा। किडनी में मिजेंजियल सेल, ठीक है, तो किडनी और दिमाग में माइक्रोग्लियल सेल। रक्त में कौन सी होती है, दिमाग में कौन सी होती है, माइक्रोग्लियल सेल होती है ना। रक्त में कौन सी होती है, मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट होती है रक्त के अंदर। और हड्डी के अंदर कौन सी होगी, ओस्टियोक्लास्ट। त्वचा के अंदर कौन सी होगी, लेगरहैंस। अगर आपको ये फिर भी नहीं याद हो रही तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और एक बार दोबारा और देख लेना बेटा, ठीक है। अपने पास टाइम कम है तो जिनको याद है उनका टाइम खराब नहीं करेंगे। सही कथन है, तो बेटा सभी सही कथन है। कैसे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा ईएसआर किस में होती है, तो बेटा घोड़े की ईएसआर होती है ना, ठीक है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ईएसआर बोलते हैं जिसको। तो सबसे ज्यादा ईएसआर किस में होती है, घोड़े में, ठीक है। और सबसे कम ईएसआर किस में होती है बेटा, जो रूमंथी जानवर है ना उनमें सबसे कम ईएसआर होती है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। सबसे कम किस में है, रूमंथी जानवरों में, सबसे ज्यादा किस में है, घोड़े में। और बेटा रक्त में पाया जाने वाला नेचुरल एंटीकोएगुलेंट कौन सा है, यार अभी तो बताया था आपको, हिपेरिन क्या है, ये किससे स्रावित हो रहा है, बेसोफिल से स्रावित होता है। और ये क्या है, एक नेचुरल एंटीकोएगुलेंट है जो रक्त में पाया जाता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, अगर ब्लड ग्लूकोज की जांच के समय काम में लिए जाने वाला एंटीकोएगुलेंट, अगर अपन को ब्लड ग्लूकोज की जांच करवानी है तो अपन रक्त में कौन सा एंटीकोएगुलेंट मिलाएंगे, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, इसमें मिलाएंगे अपन सोडियम फ्लोराइड। बेटा देखो स्पेशल है ये, सोडियम सिट्रेट, ईडीटीएर, ये भी क्या है एंटीकोएगुलेंट है, लेकिन ये नहीं मिलाएंगे। अगर ब्लड ग्लूकोज की जांच करनी है ना तो अपन सोडियम फ्लोराइड एंटीकोएगुलेंट मिलाएंगे। और अगर रक्त का स्थानांतरण करना है, ब्लड ट्रांसप्लांट करना है ना, ट्रांसपोर्ट करना है, तो रक्त स्थानांतरण के लिए क्या मिलाएंगे, सोडियम सिट्रेट मिलाएंगे रक्त स्थानांतरण के लिए। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सीबीसी के लिए, अरे जितने भी ब्लड कोशिकाएं हैं ना, रक्त कोशिकाएं हैं, उनको देखने के लिए, उनकी जांच के लिए अपन ईडीटीए मिलाते हैं, ठीक है, पूरे ब्लड टेस्ट के लिए, जो ब्लड के अंदर कोशिकाएं हैं उनके टेस्ट के लिए। अगला क्या है, गलत कथन कौन सा है इनमें से, तो बेटा पहला क्या है, हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना, क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से जुड़ना, इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीमोग्लोबिन। तो बेटा ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ये। हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ना यानी CO2 से जुड़ना, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सीमोग्लोबिन। बेटा ये गलत है, क्यों, क्योंकि हीमोग्लोबिन का कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ना क्या कहलाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सीमोग्लोबिन नहीं कहलाता, क्या कहलाता है, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ना कहलाता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है बेटा, हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ना, या CO, ये तो क्या है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, ये CO क्या होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहलाता है। तो ये कथन क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा, तीसरा क्या है, हीमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड से जुड़ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, अभी बता ही दिया, ठीक है। और हीमोग्लोबिन का नाइट्रेट, नाइट्राइट या क्लोरेट से जुड़ना, अगर नाइट्रेट से जुड़ जाए हीमोग्लोबिन, या नाइट्राइट से जुड़ जाए, या क्लोरेट से जुड़ जाए, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, मैट हीमोग्लोबिन बोलेंगे। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे,
मैट हीमोग्लोबिन। अगला, निम्न में से गलत मिलान है, ठीक है। 11 में निम्न में से गलत मिलान है। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन बोन मेरो में, ये पहला ही गलत हो गया बेटा। टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहां होता है बेटा? थाइमस में होता है, हमेशा ध्यान रखना आप। जो टी लिम्फोसाइट है उनका परिपक्वन कहां होता है? थाइमस के अंदर होता है। और बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहां होता है? बोन मेरो में। तो बी से बी याद रख लेना आप तो, ठीक है। बी से बी याद रख लेना। बोन मेरो इसमें बोन मेरो के अंदर किसका परिपक्वन होता है? तो बी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहां होता है? बोन मेरो में। और टी लिम्फोसाइट का परिपक्वन कहां होता है? थाइमस में, ठीक है। टी लिम्फोसाइट क्या करती है बेटा? सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, कोशिका माध्यमिक प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं टी लिम्फोसाइट, ठीक है। और बी लिम्फोसाइट क्या करती हैं? ह्यूमोरल इम्यूनिटी पैदा करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी टी लिम्फोसाइट पैदा करती है और ह्यूमोरल इम्यूनिटी कौन करता है? बी लिम्फोसाइट पैदा करती है, ठीक है। अगला, संक्रमण में, तो इसमें क्या है? पहला ही कथन गलत हो गया, पहला कथन। तो इसमें सही बता ही दिया, सही क्या आएगा? शरीर में बीमारियों या संक्रमण से लड़ने की क्षमता क्या कहलाती है? तो बेटा शरीर में कोई बीमारी हो जाए और संक्रमण हो जाए, उससे अपना कौन लड़ेगा? अपना इम्यून सिस्टम लड़ेगा। तो उससे क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी बोलेंगे या प्रतिरक्षा बोलेंगे। प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी, शरीर की बीमारियों और संक्रमण से लड़ने की क्षमता क्या कहलाएगी? प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। अब संक्रमण के अंदर कौन सी प्रतिरक्षा होती है बेटा? अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए अपने को तो बेटा क्या होगी? प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। प्राकृतिक कैसे? अरे संक्रमण अपन खुद ने तो ढाला ही नहीं ना, अपने आप ही आ गया, अपने आप ही अपना शरीर क्या हो गया? बीमार हो गया। तो प्राकृतिक सक्रिय क्या होती है बेटा? अरे संक्रमण क्या है? संक्रमण एंटीबॉडी थोड़ी ना है। संक्रमण क्या करेगा? और अपने शरीर में एंटीबॉडी उत्पादित करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया? प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा। वैसे क्या है? टीकाकरण। देखो बेटा ध्यान रखना अपने को, टीकाकरण, संक्रमण तो अपने आप ही होता है लेकिन टीका तो अपन खुद लगाते हैं ना, तो इसलिए क्या है? ये कृत्रिम हो गया। और क्या करेगा? टीका अपने शरीर में इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, इम्यूनिटी डेवलप करेगा। तो ये क्या है? सक्रिय है। तो क्या हो गया? कृत्रिम सक्रिय प्रतिरक्षा। वैसे क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम को पूछ सकते हैं, ये कोलेस्ट्रॉम क्या है? तो कोलेस्ट्रॉम बेटा क्या है? प्राकृतिक रूप से मिल रहा है, भैंस से मिल रहा है, अपन तो बना ही नहीं रहे ना। तो प्राकृतिक, और क्या है उसके अंदर? तो अरे कोलेस्ट्रॉम के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडी आती है। कोलेस्ट्रॉम क्या करता है? कोलेस्ट्रॉम के अंदर तो बनी बनाई एंटीबॉडी आती है, आईजीए एंटीबॉडी होती है ना, आईजीए, ये एंटीबॉडी कोलेस्ट्रॉम में होती है, तो बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है। तो ये क्या हो गया? कोलेस्ट्रॉम प्राकृतिक निष्क्रिय प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। ये प्राकृतिक तो समझिए अपने आप प्रकृति से मिल रहा है, और निष्क्रिय का मतलब समझिए क्योंकि इसमें बनी बनाई एंटीबॉडी मिल रही है। अगला, अगर बेटा एग्जाम में आ जाए सही कथन कौन से? तो बेटा चारों चारों कथन सही है। अपरा के माध्यम से भ्रूण में स्थानांतरित होने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? बेटा सिर्फ एक एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा के माध्यम से, यानी कि अपरा के माध्यम से मां से भ्रूण में चली जाएगी, उसका नाम है आईजीजी। बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें क्वेश्चन पूछने जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो अपरा के माध्यम से भ्रूण में स्थानांतरित होने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीजी। अगर बेटा एग्जाम में पूछना जाए कि दूध में, लार में, आंसू में, खींच में पाई जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी है, तो अभी तो बताया था कि कोलेस्ट्रॉम के अंदर बनी बनाई एंटीबॉडी कौन सी आती है? आईजीए। तो बेटा दूध में, लार में, आंसू में, खींच में, खींच क्या होता है? कोलेस्ट्रॉम को खींच ही तो बोलते हैं। तो इसको, इसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? आईजीए एंटीबॉडी होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? सिक्रेटरी एंटीबॉडी, यानी स्रावित होने वाली एंटीबॉडी, सिक्रेटरी एंटीबॉडी बोल देते हैं इसको। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि संक्रमण में सबसे पहले स्रावित होने वाली एंटीबॉडी, उससे पहले कोई नहीं आएगा। सबसे पहले जैसे संक्रमण हुआ तो सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी स्रावित होगी? आईजीएम स्रावित होगी बेटा। तो आईजीएम करना है इसका आंसर। और बेटा एलर्जी और परजीवी के खिलाफ बनने वाली एंटीबॉडी कौन सी है? आईजीई। और एलर्जी और परजीवी के खिलाफ कौन सी कोशिका काम करती है? ईओसिनोफिल। और एंटीबॉडी कौन सी है? परजीवी और एलर्जी के खिलाफ आईजीई एंटीबॉडी है। अगला, सही कथन कौन सा है? तो बेटा अभी देखो ये सारे सही कथन है। कैसे हैं? फटाफट फटाफट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो आपको फटाफट बता देता हूं मैं, ठीक है। आपका बहुत ही कम समय में रिवीजन करवा दूंगा। हृदय से प्रति मिनट बाहर निकाले जाने वाले रक्त का आयतन क्या कहलाता है? अगर एग्जाम में क्वेश्चन ना कि हृदय से प्रति मिनट रक्त बाहर निकाले जाने वाले रक्त का आयतन, तो उसको बेटा कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। कि एक मिनट में कितना रक्त का आयतन बाहर निकल रहा है हृदय से, उसको कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। प्रथम हृदय आवाज, जिसको क्या बोलते हैं अपन? लब बोलते हैं। तो प्रथम हृदय आवाज कब आती है? जब एवी वाल बंद होने पर। एवी वाल कौन से होते हैं? बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल, ये दोनों वाल जब बंद होते हैं ना तब एक आवाज आती है जिसको क्या बोलेंगे अपने? प्रथम हृदय आवाज या लब की ध्वनि बोलेंगे, ठीक है। एवी तो समझ गए ना, मतलब आलिंद और नीले के बीच में वाल पाए जाते हैं। द्वितीय
हृदयावाज जिसको बोलते हैं बेटा डब। तो बेटा डब कब आती है? जब सेमिलुनार वाल्व बंद होते हैं। सेमिलुनार वाल्व कौन से होते हैं बेटा? जो पल्मोनरी और एरोटिक वाल्व होते हैं ना, पल्मोनरी वाल्व और एरोटिक वाल्व, वहां क्या पाया जाता है? सेमिलुनार वाल्व। तो पाया जाता है अर्धचंद्राकार वाल्व। तो बेटा ये अर्धचंद्राकार वाल्व जब बंद होंगे तब द्वितीय आवाज आएगी डब की। ठीक है, आ गया भाई। फटाफट फटाफट रिवीजन कराएंगे, आपका टाइम है ही नहीं बिल्कुल। सर्वाधिक ऑक्सीजन का संचरण किस रूप में होता है? मतलब 98.5% ऑक्सीजन का। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना कि सर्वाधिक ऑक्सीजन का रक्त में किस रूप में संचरण होता है, तो बेटा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। ऑक्सीजन सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ के बहती है? हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो सर्वाधिक ऑक्सीजन का संचरण ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है रक्त के अंदर। और सर्वाधिक CO2 मतलब 70% CO2 का संचरण किसके द्वारा होता है बेटा? बाइकार्बोनेट आयन के द्वारा होता है। CO2 का सर्वाधिक संचरण हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर नहीं होता, बल्कि किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट आयन के रूप में होता है। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा ऑक्सीजन का परिसंचरण कितना होता है, कितने ml ऑक्सीजन का परिसंचरण होता है, तो बेटा 1 ग्राम हीमोग्लोबिन द्वारा 1.34 ml ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ठीक है, 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को लेके बहता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला, हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के कितने अणुओं से जुड़ता है? ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है आपको कि एक हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं के साथ जुड़ता है। तो ये 4 अणु भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्या है? रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम कौन सा है? रक्त का थक्का जमाने के लिए तो बेटा जो थ्रोम्बिन एंजाइम है, एक क्या है? थ्रोम्बिन। तो थ्रोम्बिन एंजाइम क्या है? रक्त का थक्का जमाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है। ऐसा ही क्या है, उसका उल्टा आ जाए क्वेश्चन कि रक्त का थक्का तोड़ने के लिए, रक्त का थक्का जमा हुआ है ना, उसको तोड़ने के लिए कौन सा जिम्मेदार एंजाइम होता है? तो बेटा प्लाज्मीन नाम का एक एंजाइम होता है। तो रक्त का थक्का जमाने के लिए तो होता है थ्रोम्बिन, और रक्त का थक्का तोड़ने के लिए जिम्मेदार होता है प्लाज्मीन। बोले ठीक है गुरुजी। अगर बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अनैच्छिक और रेखित पेशियां किनको बोलते हैं? ठीक है, अनैच्छिक होती हैं जो अपनी इच्छा नहीं मानती और उन पर रेखा ही पाई जाती है। तो बेटा हृदय मांसपेशियां होती है ना, वो क्या होती हैं? अनैच्छिक होती हैं और रेखित होती हैं। और जो स्केलेटन मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं? वो होती हैं बेटा ऐच्छिक और रेखित। ठीक है, अब क्या है? कंकालीय पेशियों में संकुचन की सबसे, कंकाली पेशियां ना, उनमें सबसे संकुचन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो अगला क्वेश्चन क्या हो गया? कंकालीय पेशियों में संकुचन की सबसे छोटी इकाई। तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सार्कोमियर बोलते हैं उसको। ठीक है, सबसे छोटी इकाई जो संकुचन करवाएगी, तो कंकालीय पेशियों में संकुचन की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? सार्कोमियर हो गई। अगला क्या है? रेटिकुलम से वापस मुंह में जाने वाला किण्वित पदार्थ। रेटिकुलम में एक बार आ जाता ना, फिर उसके बाद दोबारा मुंह में लेके आती है जुगाड़ी करने के लिए भैंस, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको कड बोलते हैं बेटा। रेटिकुलम से वापस मुंह में जाने वाला किण्वित भोजन क्या कहलाता है? कड। ठीक है, और अबोमेजम में जो पचित भोजन रहता है, अबोमेजम में पाया जाता है ना जो पचित भोजन, उस अबोमेजम में पचित भोजन को अपन क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अबोमेजम में पचित भोजन क्या कहलाता है? काइम कहलाता है। और रेटिकुलम से वापस मुंह में आने वाला किण्वित भोजन क्या कहलाता है? कड कहलाता है। अगला बेटा, सेलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन एंजाइम, ये किसके अंदर स्रावित होता है? तो बेटा कोई जानवर के अंदर स्रावित नहीं होता, सिर्फ एक सूअर है और एक मानव की लार में, इन 2 की लार में होता है, केवल सूअर की में और मानव की लार में होता है। कौन सा? सेलाइवरी, मतलब जो लार के अंदर एमाइलेज स्रावित होता है ना, वो जिसको अपन टाइलिन भी बोलते हैं, तो वो सूअर में होगा और मानव की लार में होगा, इसके अलावा कहीं नहीं होता। अगला क्या है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अवशोषण कहां पे होता है और कैसे होता है? तो ग्लूकोज का और गैलेक्टोज का दोनों का अवशोषण कहां होता है बेटा? छोटी आंत्र में होता है और सक्रिय परिवहन द्वारा होता है। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज का अवशोषण कहां होता है? पहली बात तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि छोटी आंत्र द्वारा होता है, और दूसरा क्या सकता है? सक्रिय परिवहन द्वारा होता है, निष्क्रिय परिवहन द्वारा नहीं होता। अगला क्या है? पेप्सिनोजन को सक्रिय अवस्था में बदलने का कार्य किसका होता है? तो बेटा पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदल देगा ना। पेप्सिन क्या है? सक्रिय है। तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कौन बदलता है बेटा? HCl बदलता है। तो पेप्सिनोजन को सक्रिय अवस्था में बदलने का कार्य किसका है? HCl का है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकते हैं कि कौन सा हार्मोन या कौन सा पदार्थ किससे स्रावित होता है। तो पेराइटल सेल्स के स्राव कौन कौन से हैं बेटा? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर कहां किससे स्रावित होते हैं, तो बेटा पेराइटल सेल से स्रावित होते हैं। पेराइटल सेल से पेप्सिनोजन स्रावित नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं होना बेटा। HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर ये 2 किससे स्रावित होते हैं? पेराइटल सेल से। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए पेप्सिनोजन
रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये किससे स्रावित होते हैं? तो बेटा पेप्सिनोजन, जो बाद में पेप्सिन में परिवर्तित होगा ना, पेप्सिनोजन और एक रेनिन और एक गैस्ट्रिक लाइपेज, ये तीनों के तीनों चीफ सेल, मुख्य कोशिका, जिसको ऑक्जेंटिक सेल भी बोलते हैं, तो चीफ सेल जो मुख्य कोशिका है ना, उससे क्या स्रावित होगा? पेप्सिनोजन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज। एक होती है अपने गैस्ट्रीन, तो ये गैस्ट्रीन किससे स्रावित होता है बेटा? एक जी सेल होती है, जी से जी ध्यान रख लेना, गैस्ट्रीन किससे स्रावित हो रहा है? जी सेल से ध्यान स्रावित हो रहा है। अगला बेटा ग्लूकागोन, जो ग्लूकागोन हार्मोन होता है ना, वो किससे स्रावित होता है बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं तीनों तीनों। ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित होता है अल्फा सेल से, अल्फा कोशिकाओं से, ठीक है। और क्या करता है? ये रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाने वाला हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागोन है। स्रावित कहां से होता है? अल्फा कोशिकाओं से, ठीक है। दूसरा क्या है? इंसुलिन, इंसुलिन किससे स्रावित होता है? बीटा कोशिकाओं से, ठीक है। और ये क्या करता है? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन है, जो स्रावित कहां से हो रहा है? बीटा सेल से, ठीक है। और तीसरा क्या है? सोमेटोस्टेटिन, सोमेटोस्टेटिन, ये किससे स्रावित हो रहा है? डेल्टा सेल से। तो बेटा इंसुलिन, ये किसका क्या कार्य है? ये इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों के स्राव को ही कम करता है। तो इंसुलिन और ग्लूकागोन के स्राव को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? सोमेटोस्टेटिन। और स्रावित किससे हो रहा है? डेल्टा कोशिकाओं से, ठीक है। और ये तीनों ही चीज किससे स्रावित हो रही है? एड्रिनल ग्रंथि का ही भाग है, जो एड्रिनल ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग है, जिसको अपन लेगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं बोलते हैं, लेगरहैंस द्वीप समूह बोलते हैं ना उसको, उसी से स्रावित होते हैं तीनों के तीनों। अगला क्या है बेटा? डायबिटीज इंसिपिडस किसकी कमी से होता है? तो बेटा एडीएच हार्मोन होता है ना, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। उसकी कमी से क्या, कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस, जिसके अंदर पेशाब की मात्रा ज्यादा निकलने लग जाएगी, पोलीयूरिया हो जाएगा, पोलीडिप्सिया, प्यास ज्यादा लगने लग जाएगी, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस, तो बेटा इंसुलिन की कमी से क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस होता है। इंसुलिन की कमी हो जाएगी ना, तो मैंने कहा ना, देखो ये क्या करता है? इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, तो बेटा इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, तो उसको डायबिटीज मेलाइटिस बोलते हैं। अपने शुगर भी नहीं बोलते क्या? इसके अंदर क्या होता है बेटा? ग्लाइकोस्यूरिया, पेशाब के अंदर ग्लूकोज आने लग जाता है। और हाइपरग्लाइसीमिया की रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो रक्त के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी, पेशाब के अंदर ग्लूकोज आने लग जाएगा। ये किसका लक्षण है? डायबिटीज मेलाइटस का। किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। बेटा जो स्तन ग्रंथियां हैं वो क्या है? तो बेटा वो रूपांतरित पसीना ग्रंथियां हैं। देखो ऐसे तुम एग्जाम में कंफ्यूज मत होना कि गुरुजी इतनी बड़ी ग्रंथियां पसीना ग्रंथि थोड़ी ना हो सकती हैं। तो बेटा बिल्कुल सही बात है, ये स्तन ग्रंथियां रूपांतरित पसीना ग्रंथि ही होती हैं, ठीक है। अब बेटा एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि अडर के टूट फूट के लिए जिम्मेदार कौन सा लिगामेंट है या अडर ब्रेक डाउन, ठीक है। अयन है ना, अडर है, अयन है, वो लटक जाता है बिल्कुल। तो किस लिगामेंट के टूटने से? तो बेटा मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। मीडियन मतलब तो तुम वैसे मान लो बीच में एक जो अयन है ना, अडर है, उसके बीचों बीच एक लिगामेंट पाया जाता है, तो बीचों बीच पाए जाने वालों क्या बोलेंगे अपन? मीडियन। तो मीडियन सस्पेंसरी लिगामेंट अगर टूट गया ना, ठीक है, तो पूरा अडर अयन ही लटक जाएगा, जिसको बोलते हैं अडर ब्रेक डाउन बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, जानवर के दुग्ध उत्पादन को इंगित, जैसे कि जानवर कितना दूध देगा इसको कौन इंगित करेगा? तो बेटा एक सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन होती है, वो जानवर के दुग्ध उत्पादन को इंगित करती है, ठीक है। सबक्यूटेनियस एब्डोमिन, अरे बेटा नीचे जानवर के नीचे एक मोटी सारी नली सी नहीं दिखती क्या? वो क्या होती है? सबक्यूटेनियस एब्डोमिनल वेन बोलते हैं उसको। बेटा देसी गाय का दूध पीला क्यों होता है? देसी गाय के दूध का पीला रंग क्यों होता है? बीटा कैरोटीन नाम का एक वर्णक होता है, बीटा कैरोटीन। उस बीटा कैरोटीन वर्णक के कारण क्या होता है? देसी गाय का दूध पीला होता है। एक बेटा रेनिन हार्मोन और आता है, एक रेनिन। तो इस रेनिन का स्रावण कहां होता है? तो बेटा ऑप्शन में आपको जीजे कोशिका मिल जाएंगी, इसमें आपको वो नहीं मिलेंगी चीफ सेल है और पेप्टिन, जो पेप्सिनोजन स्रावित होता है ना, तो वो वाली सेल्स नहीं मिलेंगे इसके अंदर, ठीक है। जी सेल वगैरह वो नहीं मिलेंगे इसके अंदर। ऑप्शन में क्या मिलेगा आपको? जीजे सेल मिलेगी, यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिका। तो रेनिन का स्रावण किससे हो रहा है? जक्स्टाग्लोमेरुलर कोशिकाओं से। बेटा मूत्र का पीला रंग होता है, तो मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो एक यूरोबिलिन नाम का वर्णक होता है, तो यूरोबिलिन वर्णक के कारण क्या होता है? मूत्र यानी पेशाब का रंग पीला होता है। अगला बेटा, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि स्तनधारियों के मूत्र का मुख्य नाइट्रोजनी घटक क्या है?
तो बेटा स्तनधारी है ना, जितने भी गाय भैंस भेड़ बकरी मानव सब, उनमें यूरिया पाया जाता है। मुख्य नाइट्रोजन घटक क्या होता है? यूरिया। ठीक है। और पक्षियों में मूत्र का मुख्य नाइट्रोजन घटक है यूरिया एसिड नहीं होता, यूरिक एसिड होता है बेटा। यूरिक क्या आएगा यहाँ पे? यूरिक एसिड या यूरिक अम्ल होता है, यूरिया नहीं होता बेटा, यूरिक एसिड होता है, यूरिक अम्ल। पक्षियों के मूत्र में मुख्य नाइट्रोजन घटक क्या होता है? यूरिक अम्ल होता है। फिर दोनों किडनियों से, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, मान लो कि दोनों किडनियों से प्रति मिनट निस्पंदित होने वाला रक्त प्लाज्मा का आयतन, कि दोनों किडनी है उससे 1 मिनट के अंदर कितना रक्त प्लाज्मा का आयतन निस्पंदित हो रहा है, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या जीएफआर बोलते हैं कि दोनों किडनियों से प्रति मिनट में कितना रक्त प्लाज्मा क्षनित हो रहा है, निस्पंदित हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, तो उसको अपने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट बोलते हैं बेटा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, तो पीपीएलओ यानी माइकोप्लाज्मा बोलते हैं जिसको, या प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। पीपीएलओ बोल दो, चाहे माइकोप्लाज्मा बोल दो, चाहे प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये तीनों ही क्या है? एक ही नाम है, एक के अलग अलग नाम है। सबसे छोटी कोशिका है ये। सबसे लंबी कोशिका पूछे तो बेटा तंत्रिका कोशिका, जो न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन, वो न्यूरॉन क्या है? तंत्रिका कोशिका है, जो सबसे लंबी कोशिका होती है। और अगर क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि कोशिका का अंतःकंकाल का निर्माण कौन करता है, तो कोशिका के अंतःकंकाल का निर्माण कौन करता है बेटा? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ईआर। ठीक है। और कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप क्या कराओगे? माइटोकॉन्ड्रिया अलग इधर उधर कराओगे। कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? केंद्रक। ठीक है। तो ये अपनी फिजियोलॉजी पूरी हो गई। तो आप क्या करो बेटा, जाते जाते 2 सेकंड लगेंगे, है ना, सब्सक्राइब के बटन को जरूर दबा देना। और कल के लिए सारे भाइयों को ऑल द बेस्ट। अब जितना पढ़ लिया उतना पढ़ लिया, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपको आता है वही आएगा, बस ये सोच लो आप तो। ठीक है। आराम से रेस्ट करना है, आराम से सोना है, कोई टेंशन, अब ज्यादा टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होगा बेटा। रात रात में कुछ भी नहीं बदल जाएगा। सिर्फ आप आराम आराम से जो जो चीजें आप भूल रहे हो, सिर्फ उनका रिवीजन मारो कि ये चीजें मेरे को बार बार में याद नहीं हो रही, या ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके कोई शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं वो रिवीजन करो। ठीक है। और अरे टेंशन फ्री हो जाओ, लाड लो बहुत, जो भी होगा बढ़िया ही होगा। आराम से कल रिलैक्स तरीके से पेपर देना। थैंक यू।